एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसमें किसी भी काम को करने की भरपूर ताकत और ईमानदारी थी। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपनी पत्नी बच्चों का पेट पालने की कोशिश करता था। लेकिन बावजूद अपनी मेहनत के कभी भी उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वह अपने परिवार की मुश्किलों का आसानी से पालन कर सके। वह कभी भी खुश नहीं होता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और उसके पास हर दिन की कठिनाइयाँ थीं। गांव के पास एक बड़ा महल था जहां श्रीमान वर्मा रहते थे। वह गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास जमीनें, खेत और बहुत सारी संपत्ति थी। गांव में लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे हर समय अच्छे कपड़े पहनते, महंगे सामानों से घिरे रहते और उनकी गाड़ी भी बहुत आलीशान थी। हर किसी की तरह रामू का भी सपना था कि वह एक दिन इतना अमीर आदमी बने जैसे श्रीमान वर्मा है। रामू के मन में यह ख्याल आया कि वह अगर शायद श्रीमान वर्मा से मिलकर उनसे कुछ सलाह ले ले तो शायद वह भी अपनी जिंदगी बदल सके। उसने अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए श्रीमान वर्मा से मदद मांगने का निर्णय लिया। एक दिन रामू ने श्रीमान वर्मा को गाँव में देखा और उसके पास जाकर बोल पड़ा। मालिक, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है। मुझे भी अपना जीवन बदलना है, मुझे भी पैसा चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूं। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। श्रीमान वर्मा रामू की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं। रामू, पैसे की अहमियत तो है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि क्या सचमुच अमीर होने का मतलब क्या होता है? पैसा तो कुछ समय के लिए खुशियाँ दे सकता है, लेकिन असली अमीरी तो संतुष्टि और अच्छे कर्मों में होती है। रामू को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद श्रीमान वर्मा जो कह रहे हैं वह सही ही होगा। उसने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और घर के काम में भी लगने लगा, लेकिन उसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। कुछ समय बाद गांव में एक तूफान आ गया। यह तूफान बहुत ही खतरनाक था और गांव के बहुत से घर और खेत तबाह भी हो गए। रामू का खेत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रामू अब बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। तभी श्रीमान वर्मा ने रामू को देखा और उसके पास आकर बोलने लगे। रामू, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन में कमी नहीं आई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रामू को समझ नहीं आया है कि श्रीमान वर्मा ऐसा क्यों कह रहे थे। मालिक, आप कैसे मेरी मदद करेंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह अब नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी मेहनत और कड़ी इच्छा शक्ति तो बनी हुई है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हो। हम गांव में एक स्कूल खोल सकते हैं ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रामू को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह अब भी बहुत कुछ संकोच में था। मालिक, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक स्कूल खोल सकूं। मैं कैसे इस काम में मदद कर सकता हूं आपकी? तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह तुम्हारा दिल और तुम्हारी मेहनत है रामू। हम मिलकर यह काम करेंगे। तुम बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, मैं बाकी की मदद करूंगा तुम्हारी। रामू ने सोचा यह सही है। उससे अब यह समझ में आ गया कि असली अमीरी केवल पैसे में नहीं होती, बल्कि अच्छे कार्य करने और दूसरों की मदद करने में होती है। श्रीमान वर्मा ने रामू के लिए गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। रामू ने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि वह कितना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसने सच्चे दिल से अपना काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद रामू और श्रीमान वर्मा के प्रयासों से गांव में शिक्षा का माहौल बनने लगा। गांव के बच्चों को अब अच्छे से पढ़ाई मिल रही थी और गांव के लोग भी खुश थे। रामू की मेहनत रंग लाई और लोग उसे अब एक महान इंसान मानने लगे। कुछ सालों बाद रामू और श्रीमान वर्मा ने मिलकर एक बड़ा स्कूल खोला, जहां गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। रामू ने यह सीखा कि पैसा कभी भी सब कुछ नहीं होता है। असली खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने, सही काम करने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। मालिक, मुझे अब समझ में आ गया है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती। असली अमीरी तो संतुष्टि में होती है, जो हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है।
बिल्कुल रामू, तुम्हें अब समझ में आ गया है कि असली अमीर वही है जो न केवल अपने लिए जीता है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता है। रामू की कहानियां पूरे गांव में सुनाई जाती थी। वह अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था बल्कि लोगों के दिलों में बस चुका था। उसकी मेहनत और अच्छे कार्यों ने न केवल उसे एक बेहतर इंसान बनाया बल्कि पूरे गांव को भी बेहतर बना दिया। असली अमीरी केवल धन और भौतिक संपत्ति में नहीं होती है। असली अमीर वह है जो अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाता है, दूसरों की मदद करता है और हर दिन मेहनत करता है। देवरानी जेठानी की जंग। पात्र परिचय। सुमित्रा जेठानी गंभीर, अनुशासन प्रिय और परिवार की बड़ी बहू। गौरी देवरानी चंचल, हंसमुख लेकिन गुस्सैल स्वभाव की। रामू काका घर के पुराने नौकर, समझदार और मजाकिया। राजू सुमित्रा का बेटा, शरारती और चतुर। रवि गौरी का बेटा, शांत और मासूम। अमरनाथ जी घर के मुखिया, गंभीर स्वभाव के। सावित्री देवी सास, अनुभवी और चतुर। सुबह का समय, रसोई में सुमित्रा चाय बना रही होती है। तभी गौरी अंदर आती है। जेठानी जी, मुझे भी नाश्ता बनाना है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। जब देखो तब जल्दी, कोई सब्र नहीं है तुम्हें? मैं पहले से काम कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। अरे ये घर का किचन है, आपका निजी कमरा नहीं। मुझे भी अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाना है। पड़ी आई परिवार की चिंता करने वाली, मैं तो जैसे अपने लिए ही बना रही हूँ ना। बस बस, आप तो घर की महारानी है ना, हम तो बस आपकी गुलामी करने आए हैं यहाँ पे। दोनों के स्वर ऊंचे होने लगते हैं। तभी रामू काका रसोई में प्रवेश करते हैं। अरे बहुओ, रोटी जलाओगी या घर के रिश्ते? रामू काका, आप हमारे बीच में मत बोलिए। हाँ रामू काका, जेठानी जी सही कह रही हैं, घर में छोटे लोगों की कोई सुनता ही कहाँ है। अरे भाई, मैं तो बस समझा रहा था कि ये रसोई है, युद्ध का मैदान नहीं। गौरी पैर पटकते हुए चली जाती है। सुमित्रा भी तमतमाती हुई वहाँ से निकलती है। दिन भर घर का माहौल गर्म रहता है। अमरनाथ जी और सावित्री देवी बहुओं के झगड़े से परेशान हैं। ये दोनों कब समझेंगी? सारा घर सिर पर उठा रखा है इन दोनों ने। धैर्य रखिए जी, बहुएं हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगी। शाम को पानी भरने को लेकर दोनों बहुएं फिर भिड़ जाती हैं। मुझे तंग करने के लिए तैयार रहती हो। हाँ हाँ, पूरा घर तो आपका ही है ना, हमें तो कुछ हक ही नहीं है जैसे कि। सास ससुर भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों बहुएं चौंककर चुप हो जाती हैं। बस, अब बहुत हो गया, अब मैं फैसला करता हूँ। सावित्री देवी सबको हॉल में बुलाती हैं। घर की शांति भंग करने की सजा मिलनी चाहिए। अब से घर के काम बारी बारी से होंगे। एक दिन सुमित्रा रसोई संभालेगी, अगले दिन गौरी। और अगर किसी ने झगड़ा किया तो सजा के लिए तैयार रहना। दोनों बहुएं चुपचाप सिर झुका लेती हैं। अगले दिन गौरी रसोई में काम कर रही होती है। तभी सुमित्रा आ जाती है। गौरी, चाय बन रही है क्या? हाँ हाँ बन रही है, लाती हूँ। गौरी चाय देती है। सुमित्रा बिना कुछ कहे चाय पीने लगती है। दोनों को एहसास होता है कि झगड़े से घर का माहौल बिगड़ता ही है। छोटी बहू गौरी अपनी सास सावित्री देवी से मायके जाने की बात कर रही है। माँ जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। बहुत दिनों से माँ से बात भी नहीं हुई है और वहाँ सब याद भी कर रहे होंगे मुझे। बेटा, अभी घर के इतने काम हैं, त्योहार भी आने वाले हैं, ऐसे समय पर जाना सही रहेगा क्या तेरा? माँ जी, मैं समझती हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मायके नहीं गई हूँ। माँ भी बीमार रहती हैं और पिताजी अकेले उनका ख्याल रखते हैं। अगर मैं 2-3 दिन उनके पास रह लूँ तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, माँ बाप के लिए बच्चों की कमी हमेशा महसूस होती है, लेकिन यहाँ भी तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, सब काम अच्छे से निपटा कर ही जाऊंगी और सिर्फ 4 दिन की ही तो बात है, फिर लौटकर सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल की तसल्ली मायके जाकर ही होगी तो चली जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, त्योहार की तैयारी भी करनी है तुम्हें। धन्यवाद माँ जी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। माँ को आपकी भी याद दिलाऊंगी। ओहो, सुबह से काम करते करते तो मैं थक गई हूँ। थोड़ा सा काम गौरी से कह देती हूँ, वह कर देगी। सुबह से वह आराम ही कर रही होगी, मैं उसी से कह देती हूँ, वही काम कर देगी। मैं तो बहुत थक गई हूँ, क्योंकि वो क्यों आराम करे, मैं ही काम क्यों करूँ। इतना कहकर सुमित्रा गौरी के पास जाने लगती है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो इतना सज संभल के? कहीं नहीं दीदी, मैं अपनी मायके जा रही हूँ, मम्मा के पास। बहुत दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ।
क्या तुमने माँ जी से पूछ लिया है जाने के लिए? हाँ हाँ, मैंने माँ जी से पूछ लिया है, उन्हीं से ही इजाजत ली है और उन्होंने कहा है चली जाओ। ओहो, अब घर का काम कौन करेगा? मैं अकेले तो नहीं कर सकती हूँ इतना सारा काम। ये और जा रही है। अब ऐसा करती हूँ, माँ जी के कान भर के आती हूँ ताकि ये जा ना सके। अच्छा अच्छा, तुम जा रही हो, ठीक है चली जाओ। ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। मैं भी देखती हूँ तू कैसी जाएगी, देख तू बड़ी ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है ना। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी ही थी कि तभी वहां पर बड़ी बहू सुमित्रा आ जाती है। बड़ी बहू सुमित्रा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप बहुत भोली हैं, सबका भला चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। क्या कह रही हो बड़ी बहू सुमित्रा? साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए बुढ़िया, तेरे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ माँ जी, बस इतना जानती हूँ कि कुछ लोग आपके मायके को इस घर से ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। देखिए ना गौरी कितनी बार मायके जाने की बात करती है। अभी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और उसे वहाँ की इतनी याद आती है। घर गृहस्थी बसाने की फिक्र तो होनी चाहिए ना। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन उसका भी मायका है, माँ बाप है। माँ जी, हम सबका मायका है, लेकिन शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है। मैं देख रही हूँ वो हर काम में टाल मटोल करती है, और अब तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ जाने के बाद दिन भर हंसी मजाक, घूमना फिरना, काम धाम की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा है क्या? मुझे तो लगा था कि वह माँ की सेवा करने जा रही है। माँ जी, मैं तो बस आपको सतर्क कर रही हूँ। अगर हर बार छोटी छोटी बात पर मायके जाने की आदत पड़ गई तो फिर यह घर का काम कौन संभालेगा? तुम ठीक कह रही हो सुमित्रा, अब मैं गौरी से इस बारे में बात करूंगी। मैं तो बस आपसे यही चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा अच्छा चले। माँ जी, बाकी आप समझदार हैं। सावित्री देवी अब सोच में पड़ जाती है और सुमित्रा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अब देखती हूँ तू कैसे जाएगी गौरी। देख, घर का काम ना तुझसे करवा लिया ना तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। माँ जी नमस्ते, मैं जा रही हूँ अपने मायके। नमस्ते वगैरह छोड़ो और अपने घर में काम करना शुरू कर दो। कोई नहीं जा रहा है मायके वायके, अभी आई हो और अभी ही चली जाओगे। अभी तो शादी के 6 महीने हुए हैं, अभी 1 साल होने दो पूरी। पर माँ जी, अभी तो मैंने आपसे इजाजत ली थी, तब तो आपने कह दिया था कि चली जाओ। हाँ, अब मैं ही बोल रही हूँ कि कोई नहीं जाएगा मायके। अपने घर का काम संभालो और रात की रोटी खाओ और सो जाओ चुप। और हाँ, अगर ज्यादा ही याद आ रही है अपने माँ बाप की तो वीडियो कॉल कर लो। पर माँ जी, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, पर बोलती ही जा रही हो। एक बार में मैंने बोल दिया है कि कोई नहीं जा रहा तो कोई नहीं जा रहा है। ठीक है माँ जी, नहीं जाती हूँ फिर मैं। पता नहीं ये माँ जी को क्या हो गया, जब तो कह दिया था कि चली जाओ। लगता है इनको दीदी ने ही कुछ पट्टी पढ़ाई है। ये दीदी भी ना बड़ी बदतमीज है।